Human values, unit first, and the paper name is Human Values and Environment, co-curricular सेमेस्टर थर्ड का ये पार्ट 5 है जो फर्स्ट यूनिट का है। इसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं और ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखिएगा। और ये बहुत खूबसूरती है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जिसमें बहुत ज़्यादा जोर इस चीज़ पे भी दिया गया है कि आपके ट्रेडिशनल और एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो आपको मिले, उसके साथ में बहुत सारी लाइफ स्किल्स और मोरल वैल्यू, एथिकल वैल्यूज, करेक्टर बिल्डिंग वैल्यूज और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल पाए जो ट्रेडिशनल एकेडमिक सिस्टम का पार्ट नहीं है। गुड इवनिंग प्राची। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट नाउ। दिस इज द फर्स्ट दिस पीपीटी स्लाइड विच यू आर जस्ट गोइंग टू कवर। ह्यूमन वैल्यूज में एक पॉइंट इसमें आता है, फर्स्ट में ह्यूमन वैल्यूज में गांधीज कंसेप्ट ऑफ सेवन सिंस। गांधी जी किन विचारों को पाप मानते थे? वो 7 विचार कौन से हैं जिन्हें वो सबसे गलत मानते थे कि अगर ऐसा कोई करता है तो ये पाप है? पहला, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम करे धन की प्राप्ति करना। प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, अचेतन होते हुए आनंद को प्राप्त करना। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, विज्ञान जिसमें मानवता न हो। नॉलेज विदाउट करेक्टर, करेक्टर के बिना ज्ञान। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, सिद्धांतहीन राजनीति। कॉमर्स विदाउट मोरलिटी, मोरलिटी आप जानते हैं, मोरल करेक्टर्स जो होते हैं, मोरल वैल्यूज होती हैं, मोरल एंड एथिकल्स आप पढ़ चुके हैं। उसके बिना व्यवसाय, और बिना बलिदान के तपस्या। अगर ऐसा कुछ है तो गांधी जी के विचार से ये पाप है। हम आगे बढ़ते हैं, कहीं भी जरूरत हो आप पूछ लीजिएगा। देखिए, इन कंसेप्ट्स में गांधी जी ने डिफाइन किया है। महात्मा गांधी, द लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, आउटलाइंड हिज कंसेप्ट ऑफ सेवन सिंस इन ए लिस्ट दैट रिफ्लेक्ट्स हिज मोरल एंड एथिकल फिलॉसफी। गांधी जी ने अपने 7 सोशल, 7 सामाजिक अपराध, उनमें जो मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं हमारे, उनको आउटलाइन किया है। गांधी का विचार था कि ये जो पाप हैं ये केवल मानवता या समाज के विकास में ही बाधा नहीं है, बल्कि ये हमारे जो सामाजिक समरसता है उसके लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसी का कंटिन्यूटी में, these 7 social sins as articulated by Gandhi were meant to serve as a moral compass for individual and guide for social transformation। तो ये जो 7 sins गांधी जी ने बताए हैं, ये हमारे सामाजिक के जो नैतिक मूल्य हैं और उसके अलावा हमारे सामाजिक परिवर्तन के लिए एक गाइडिंग गाइडलाइंस टाइप में है। Gandhi believed that addressing these sins would contribute to the creation of a just, human and sustainable society। गांधी जी का विश्वास था कि यदि ये 7 जो अपराध हैं, 7 पाप हैं, इनको अगर हम मेंटेन कर पाए, मैनेज कर पाए, तो इससे हम एक अच्छी मानवता और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। और उनके ये जो विचार हैं, ये सिद्धांत जो हैं, वो पूरी दुनिया में सामाजिक जो जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, समानता है और नैतिक मूल्यों का जो पतन हो रहा है उसको वो सुनिश्चित कर पाएंगे और एड्रेस कर पाएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब गांधी जी के ये 7 सिंस जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए थे, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर,
commerce without morality, science without humanity, and religion without sacrifice, and politics without principles. इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ये गांधी जी के मूल सिद्धांत थे जो गांधी जी जिन पे जोर देते थे। पहला है वेल्थ विदाउट वर्क। गांधी जी ने इसके बारे में लिखा है कि गांधी क्वेश्चनड अगेंस्ट सीकिंग प्लेजर विदाउट कंसीडरिंग द एथिकल एंड मोरल implications of one's actions। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह से बिना नैतिक और जो एथिकल एंड मोरल वैल्यूज हैं उनके बिना अगर कोई भी किसी भी तरीके के आनंद की प्राप्ति करता है तो ये उसका गलत है। प्लेजर ही argued should be aligned with a conscience that guides individuals to make responsible choices। उनका ये कहना था कि हमें सचेतन होते हुए और पूरे सचेतन मन से और पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और समाज के प्रति हमें जिम्मेदार होना चाहिए। गांधी क्वेश्चन सीकिंग प्लेजर के विदाउट कॉन्शियसनेस। अगर हम कोई किसी भी तरीके का आनंद लेते हैं, किसी भी तरीके से हम कोई आनंदित होते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस नहीं है, हमारा कंसाइंस जो है ना, विदाउट कंसाइंस पूरी एक चित्तता के साथ में और पूर्ण ध्यान पूर्वक हम अगर इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे हम किसी न किसी तरीके से सोशल और मोरल वैल्यूज हैं उनसे हम डाइवर्ट होंगे और वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। Knowledge without character। Gandhi emphasized the importance of knowledge being accompanied by moral character। गांधी जी का कहना था कि जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, प्राप्त हो, उसमें मोरल वैल्यूज का इंक्लूजन हो। उन्होंने अ, शिक्षा जो है, शिक्षा में बौद्धिक विकास पर विशेष ध्यान दिया और उसके साथ में उन्होंने कहा कि हमारा व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक गुणों का भी शिक्षा में समावेश होना चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इन चीजों को भी सुनिश्चित कर सके, केवल किताबी ज्ञान ना हो। नेक्स्ट है कॉमर्स विदाउट मोरलिटी। गांधी जी ने इस प्रकार के बिजनेस जिसमें आपकी मोरलिटी ना हो, आपकी नैतिकता ना हो, आपके बिजनेस के प्रति आपके कोई सिद्धांत ना हो, तो ऐसी बिजनेस को गलत कहा है। उन्होंने बिजनेस के साथ में सामाजिक जिम्मेदारी और उसके साथ में जो हम बिजनेस जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक माना है और उस पर विशेष उन्होंने जोर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। विज्ञान अगर हमारा है और गांधी वाज कंसर्न्ड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवॉइड ऑफ ह्यूमन कंपैशन। मानवता को ध्यान में रखते हुए मानवता के प्रति प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना को रखते हुए साइंस का विकास होना चाहिए। और उनका मानना ये था कि हमारे जो विज्ञान है उसका सहयोग होना चाहिए हमारी मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए और उसको बेहतर बनाने के लिए। इससे अमानवीयता नहीं पैदा होनी चाहिए। जैसे शायद आप सभी लोग जानते होंगे E=mc² का कंसेप्ट किसने दिया था? सभी जानते हैं ना? कुछ लोग जो जानते हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा वो मैसेजिंग में 1 लिखें। थोड़ा सा आपको एक्टिवेट करने के लिए बीच बीच में हमें जरूरी होता है कि गुड इवनिंग मंता सर, कि आप सभी लोग एक्टिव हैं। E=mc² का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को मालूम होगा, फटाफट बताइए। जितने लोग सर जानते हैं 1 लिखिए। आइंस्टीन। आइंस्टीन ने, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि आप 1 लिखिए तो 1 लिख के आप एक्टिवेट हुई। यस शालिनी, कहा जरूर। And all the students, response should be prompt and quick. Ritik, Raju, thank you. Arusa, all of you are very active participants. माइक्रोफोन्स ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। आइंस्टीन के बारे में एक छोटी सी आपको मैं बात बताऊं, आप लोग सुनना चाहेंगे यहाँ पे? आइंस्टीन, आप जानते हैं जितना सम्मान और मान सम्मान आइंस्टीन को देते हैं,
आइंस्टीन के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस समय उनके अंतिम दिन थे और वो उनकी उम्र इस स्थिति में आ चुकी थी कि वो अब ज्यादा दिन चलने वाले नहीं थे, उस समय के अगर उनकी बातों को आप सुनेंगे समझेंगे तो गांधी जी की ये जो बात है ना, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, इसको आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। आइंस्टीन ने जो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर दिया, उसी के आधार पे एटम बम बना था, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे प्रयोग किए गए थे। और उस समय आपको मालूम है आइंस्टीन जीवित थे? आइंस्टीन कब खत्म हुए ये मालूम है? कब एक्सपायर हुए हैं? बहुत कम लोगों को पता होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, 1957-58 की बात है ये। और जो वर्ल्ड वार था उसमें एटम बम्स का यूज किया गया था। तो आइंस्टीन उस स्थिति को देख के इतने ज्यादा कष्ट में और इतनी ज्यादा परेशानी में थे कि मरने के समय उनका ये कहना था, हे प्रभु, मैंने जो कुछ किया है वो बहुत बुरा किया। मैंने जो खोज की है वो मानवता के प्रति मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और मैंने पूरी जिंदगी बेकार निकाल दी। मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी जिंदगी में एक कारपेंटर होता और मैं एक भगवान की मूर्ति लकड़ी की बनाता, तो मैं भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर पाता और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर पाता। लेकिन मेरे द्वारा ऐसी खोज की गई है जिससे मानवता भी खत्म हो सकती है। ये उनके अपने विचार थे। आप समझिए गांधी जी की ये सोच फिर कितनी बड़ी थी। एक साइंटिस्ट आखिरी दिनों में भी अपनी उस उपलब्धि से इतना ज्यादा परेशान और इतना ज्यादा दुखी था। और आप ये भी जानते हैं कि आज दुनिया में इतने एटम बम हैं कि इस पूरी पृथ्वी को कई बार खत्म किया जा सकता है, एक बार नहीं। तो साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, मानवता के बिना अगर विज्ञान है तो वो गलत है। गांधी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है देखिए, रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। इस पे हम बात करेंगे। तो गांधी बिलीव दैट ट्रू रिलीजन इन्वॉल्व्स सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस फॉर द ग्रेटर गुड। कुछ अच्छा करने के लिए हमें त्यागना पड़ता है। हमें क्या त्यागना पड़ता है? आलस्य त्यागना पड़ता है। हमें अपना जो सेल्फिशनेस की भावना होती है उसे त्यागना पड़ता है। और हमें अ, अपना जो सुख है उसे त्यागना पड़ता है। बहुत चीजें हमें त्यागनी पड़ती है, तब हम कुछ चीजें समाज को दे पाते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने समाज का भला हो, समाज में करुणा हो, सामाजिक न्याय सभी को मिले, इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों के साथ में बहुत चीजों को जस्टिफाई करना होता है। तो रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, धर्म जिसमें कोई सेक्रीफाइस ना हो। आप केवल अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में ना सोचें। अपने कर्तव्य तो आपको मालूम हो, लेकिन दूसरे के अधिकारों को रोकते हुए आप अपने कर्तव्यों को पूरा करें, ऐसा गलत है। पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। Gandhiji was deeply critical of political practices that prioritize power and expediency over moral principles and values. He advocated for politics guided by ethical considerations and commitment to truth and justice. गांधी जी का मानना था कि हमारी जो राजनीति है उसमें न्याय और सत्य, इनके प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए, इनके लिए एक वादा होना चाहिए। और हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज के साथ। हम राजनीति को स्वच्छता के साथ प्रदान करें जिससे आम आदमी का विकास हो सके और राजनीति केवल गलत तरीके से गलत लोगों का एक पेशा बन के न रह जाए। बट आप जानते हैं जितने प्रिंसिपल्स गांधी जी ने बनाए, ये डिफाइन करने के लिए, पढ़ाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन समाज में इनका असर बहुत कम दिखाई देता है। आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट वाज गांधीज मोस्ट फेमस कोट? गांधी जी की सबसे प्रसिद्ध कोटेशन क्या था? वो था, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो। ऐसे जिए जैसे कि आज ही का दिन आपका हो। और लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। और सीखें इस तरीके से जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। एन आई फॉर एन आई विल ओनली मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर एक आंख के बदले में एक आंख आप दूसरे की लेंगे तो इससे पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे जिए जैसे आप कल आपके लिए है ही नहीं, आज ही है।
लेकिन ऐसे सीखें जैसे आपको हमेशा जिंदा रहना है, कभी मरना ही नहीं। और एक आंख के बदले में दूसरे की आंख आप निकालें, इससे क्या होगा, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। और बहुत सुंदर वचन है महात्मा बुद्ध के, अल्टीमेट ट्रूथ है। आप समझिएगा सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। गांधी जी के इस कोट को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध का एक आखिरी पहला मिड जो भी शब्द का है घूम फिर के ये है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ एक है, सिर्फ एक। वो क्या है? या तो माफ कर दें या माफी मांग लें, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। आपकी कितनी भी बड़ी दुश्मनियां हो, चाहे वो चाइना और इंडिया की दुश्मनी हो, अमेरिका और जो भी ईरान का भी हुआ, अभी चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, और अभी इसराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, इन सब का एंड क्या हुआ? अगर कोई सिरफरा आदमी जिसका दिमाग पलट जाए और एटम बम उसके पास में है, एक एटम बम अगर वो चला दे तो कितनी दुनिया खत्म होगी, और इससे क्या भविष्य होगा, और पूरी दुनिया के अगर लोग सनक गए तो ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? समाधान सिर्फ है, या तो हम किसी को माफ कर दें या उससे माफी मांग लें। दिस इज द लास्ट एंड अल्टीमेट ट्रूथ। तो नेक्स्ट हमारे इसी में ह्यूमन वैल्यूज में आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें न जानता हो और इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट न करता हो। कल आपने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी को, उसके बाद आज मैंने गांधी जी को बताया, और ये थर्ड व्यक्ति हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ इनके बारे में आप बहुत कुछ चीजें जानना चाहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊं कि गांधी जी के बारे में तो लोगों के विचार कुछ गलत भी हो सकते हैं और लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन दो व्यक्ति, ये अब्दुल कलाम और साथ में स्वामी विवेकानंद जी, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में शायद कोई विचार नहीं रखेगा। ये किसी भी धर्म, किसी भी सोच, किसी भी से परे हैं। हमने विवेकानंद जी को नहीं देखा, लेकिन निश्चित रूप से हमने अब्दुल कलाम जी को देखा है। तो मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ उस पुण्य आत्मा के प्रति जिसे हम लोगों ने देखा, जिसके साथ हम जिए और जिसके मूल्यों को हमने समझा। माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। जिनका भी अगर कुछ पूछना है तो माइक्रोफोन ऑन करके आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम के जीवन के बारे में आप सभी को जानना चाहिए। डॉक्टर कलाम बहुत गरीब थे और उनकी स्थिति ये थी कि उनके घर के लोग जो थे ना, वो उन्हें पढ़ा सकने में सक्षम नहीं थे, बट उनकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। उनके ऊपर कभी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा उनकी लाइफ पे, बहुत अच्छा। तो बचपन में जब वो अपने गांव के टीचर के पास में गए, कहने के बावजूद माइक्रोफोन्स आप लोगों के ऑफ नहीं होते हैं, मैं म्यूट मेरे को करना पड़ेगा। तो जिन जो टीचर थे उनके, वो जाति से ब्राह्मण थे, और साउथ इंडिया में जाति प्रथा कुछ ज्यादा रही है। तो वहां पे उनकी वाइफ जो थी वो ऐसी थी कि अगर कोई मुस्लिम घर में आ जाए तो गंगा जल छिड़क के साफ करती थी। ऐसा सुना है और थोड़ा सा पढ़ा है। तो कलाम साहब जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम एक तो पढ़ा नहीं पाएंगे, और हमारी पत्नी जो है वो ऐसा उनका विचार है। लेकिन आप समझते हैं जिसमें जिज्ञासा होती है ना, वो जिज्ञासा सामने वाले की आत्मा तक को प्रभावित कर जाती है। किसी तरीके से वो पढ़ाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनका मानना था कि सुबह 4:30 बजे पढ़ने के लिए आना होता है बच्चों को जो भी उनके यहाँ आते हैं, और 4:30 बजे नहा धो के आना होता है। ये नियम थे। वो कोई धंधा नहीं था, वो कोई ट्यूशन का धंधा नहीं था, करोड़ों का खेल नहीं हुआ करता था, वो असली टीचर हुआ करते थे। कलाम साहब 4:30 बजे जब पढ़ने जाते थे, उससे पहले आपको मालूम है, एक छोटा बच्चा साइकिल लेके जाता है, और वहाँ का उनका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था, उसका नाम कन्याकुमारी के पास में है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो वहां से न्यूज़पेपर का बंडल लेके और उसे लाके
उसके बाद पढ़ने जाना, फिर न्यूज़पेपर बांटना। और उस समय की बात है जब ट्रेन जो रात में आती थी वो वर्ल्ड वार चल रहा था, और वर्ल्ड वार के टाइम में उस स्टेशन पे ट्रेन रुकती नहीं थी, तो ट्रेन से बंडल कहीं भी फेंक दिया जाता था। रास्ते में 1-2 किलोमीटर के एरिया में बंडल कहीं मिलेगा, उसे लेके आना, फिर उसे बांटना, उससे रोजी रोटी चलाना, घर का खर्चा चलाना, ये स्थिति थी। उसके बाद में हम जिन्हें संत कहते हैं, असली संत ये हैं कलाम साहब, जो जब राष्ट्रपति या भवन से भी निकले तो एक बैग में उनके 2 जोड़ी कपड़े, और उनमें से भी वो, जब वो साइंटिस्ट थे, मालूम है आपको? गुड इवनिंग तानु। साइंटिस्ट थे जब वो, और उन्होंने आपको मालूम ही है जो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो वहां जो ड्रेस चलती थी, एक वो, इतनी सिंपलिसिटी वाला, इतना महान व्यक्तित्व, इतनी बड़ी चीज जिसके बारे में हम लोग जितना कहें उतना कम है। उनके लिए मैं बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हम लोगों को समय से भी हम बंधे हुए हैं, नेक्स्ट बैच भी हमारे साथ में भी आने वाला है, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई कुछ कहना चाहें, कोई कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मेरे रोल मॉडल्स में से डॉक्टर कलाम साहब मेरे लिए बहुत वंदनीय है, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैंने आदर्श ह्यूमन बीइंग्स के रूप में देखा है। तो देखिए, अब्दुल कलाम जी का क्या कहना था पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में। पेरेंट्स और टीचर के बारे में अब्दुल कलाम जी ने बहुत कुछ कहा है। और देखिए, पेरेंट्स और टीचर ही होते हैं जो किसी बच्चे के जीवन को शेप अप करते हैं। पेरेंट्स के बारे और टीचर्स के बारे में उनका कहना था, पेरेंट एंड टीचर्स मस्ट inculcate moral leadership in children. It requires the ability to have the insight into the uniqueness and universality of human consciousness. माता पिता और टीचर बच्चों के अंदर लीडरशिप जो वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, उनको पैदा करते हैं, उनको डालते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो एक यूनिकनेस है, वो दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट है। हर एक आदमी, चाहे हम लोग 6 अरब होने वाले हैं, लेकिन हर एक आदमी 6 अरब में यूनिक है। एक जैसा दूसरा न कभी कोई बना है, न कभी कोई बनेगा। और गॉड ने उसके वो भी दिए हैं आपको, मतलब यूनिकनेस को पहचानने के। आप जानते हैं कि 5 उंगलियां हमारी होती हैं, और पांचों उंगलियों के जो सिंबल्स हैं वो भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। रेटिना हमारा एक जैसा कभी नहीं मिलता। कई यूनिकनेस हैं जो ह्यूमन बॉडीज में बायोलॉजिकली और फिजिकली भी बिल्कुल यूनिक हैं, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। फिर अगर हम इंटरनल ब्रेन की बात करें, उनकी योग्यताओं की बात करें, तो वो तो फिर संभव ही नहीं है। हर एक आदमी अपने आप में बहुत यूनिक है। आप बहुत यूनिक हैं। और यहीं पे मैं फिर आपसे एक बार कोट करूंगा महात्मा बुद्ध जी के बारे में। उनका ये कहना था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाइयाँ या बुराइयां नहीं है। ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपनी किस तरीके की एबिलिटीज को डेवलप कर लिया है। अच्छा कर लिया तो आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, और अगर आपने बुरी आदतों को जागृत कर लिया तो आप बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बिहाइंड द पेरेंट्स स्टैंड्स द स्कूल, एंड बिहाइंड द टीचर द होम। तो बिहाइंड पेरेंट्स स्टैंड्स द स्कूल, एंड बिहाइंड द टीचर द होम। तो स्कूल के पीछे कौन होते हैं? पेरेंट्स। एंड बिहाइंड टीचर्स, टीचर्स के पीछे क्या होता है? होम। ये उनकी एक कोट है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझिए कलाम साहब के, कलाम साहब के जीवन के संघर्ष को अगर आप समझेंगे ना, तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। आप बहुत आभार प्रकट करेंगे भगवान को कि उन्होंने आपको इतना दिया है जो कलाम साहब को नहीं था। और कलाम साहब को इतना कुछ मिलने के बावजूद भी हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है, इंडियन जो सिस्टम है, कि बहुत कुछ होते हुए व्यक्ति को निखरने का, व्यक्ति को फ्लोरिश होने का, उसको पूरी तरीके से पल्लवित होने का मौका नहीं देता हमारा समाज और हमारा संविधान भी। यहाँ पे समाज और संविधान को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए क्या कहना है कलाम साहब का।
इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलिए। और सूर्य की तरह जो जलता और तपता है वही चमकता है। सोने को जितना तपाया जाता है उतना ही वो चमकता है। तो आप यकीन मानिए, जिस समय आप मेहनत कर रहे होते हैं और जिस समय आप पसीना बहा रहे होते हैं इस गर्मी में और इस सर्दी में, तो आप ही हैं जो आप चमकेंगे। वो क्या, जो अभी आपने घर से ही नहीं निकले, वो क्या पूरा है ऑब्जेक्ट वो प्राप्त जीरो करेंगे, किस रास्ते जीरो पे पे। जाएंगे। यूनो, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन प्लीज। अच्छा ले यूनो, यस सर। माइक्रोफोन ऑफ करिए अपना। यस सर। यस सर। देखिए, एक छोटा सा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, छोटी सी दो लाइनें हैं कि आपने पढ़ा होगा, गिरते हैं वो क्या है उसका मैसेज। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूँ, मेरा माइंड असल में थोड़ा सा अलग है आज, इसी इधर उधर में भटकना नहीं चाहता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। वो है ना जिसमें क्या कहते हैं कि हम्म, खैर, मैं फिलहाल मेरा माइंड उधर नहीं जा रहा है, मैं छोड़ता हूँ उसको, डिसीजन को, आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अब्दुल कलाम जी का पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में क्या कहना है। इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं और ये अ, सभी को जानने और समझने योग्य हैं, क्योंकि कलाम साहब ने जो लाइफ जी है ना, एक रियली ह्यूमन लाइफ वही है, वो आदर्श हैं सभी के लिए और होने चाहिए। इफ यू सल्यूट योर ड्यूटी, यू नो नीड टू सल्यूट एनीबॉडी। अगर आप अपने कर्तव्य को सलाम करते हैं, मतलब पूरे समर्पण के साथ आप अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो आपको किसी को नमस्ते करने की जरूरत नहीं है, किसी को घास डालने की जरूरत नहीं है, किसी को वटरिंग करने की जरूरत नहीं है। वट इफ यू पॉल्यूट योर ड्यूटी, यू हैव टू सल्यूट एवरीबॉडी। और यदि आप अपने कर्तव्य के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ में बुरा कर रहे हैं, उसको खराब तरीके से निभा रहे हैं, तो आपको सबको नमस्ते करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपकी ड्यूटी तो बचा नहीं सकती, अच्छे आदमी की हर जगह जरूरत होती है, और अगर आप अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको सभी की जरूरत है, तो फिर आपको सबको मैनेज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स है। ऑल ऑफ अस डोंट हैव इक्वल टैलेंट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है कलाम साहब का, कि हम सभी के पास में इक्वल टैलेंट नहीं है। ठीक बात है, सभी में टैलेंट नहीं है, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप टैलेंट। लेकिन हम सबके पास में बराबर अपॉर्चुनिटी है जिससे हम टैलेंट्स को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी इस समय, मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। थैंक यू राखी, एंड ए लॉट ऑफ प्रेरणा फॉर योर नाइस इमोजीज। तो आप इतने स्टूडेंट हैं, हम लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं है, हमें नहीं पता कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन हैं कि एससी हैं कि एसटी हैं कि ओबीसी हैं, कि गांव के हैं कि अमीर हैं कि गरीब हैं, या आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, या आप क्या हैं, हमें कुछ नहीं पता। मेरे बारे में भी आप बहुत कुछ नहीं जानते। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है वो दिया है। हमारे पास इक्वल टैलेंट चाहे ना हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल है सभी के लिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सभी के लिए इक्वल पढ़ा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था इस मामले में कि एक आइडियल टीचर कौन होता है। एक आइडियल टीचर वो है जो किसी भी स्रोत से ज्ञान इकट्ठा करके लाए, जब अपने शिष्यों को दे तो उसमें भेदभाव न करे। और ये भेदभाव हुआ है, आपको मालूम है, एकलव्य के साथ भेदभाव हुआ। गुरु द्रोण ने उन्हें धनुष्वाण की विद्या देने से मना कर दिया, और एकलव्य ने क्या किया, गुरु द्रोण की मूर्ति बना के प्रैक्टिस करी, और वो अर्जुन को हरा सकने में सक्षम थे, आप जानते हैं। और उन्होंने ही फिर उसका अंगूठा मांग लिया। तो गुरु गलत रहे हैं इतिहास में बहुत जगह हैं, लेकिन शिष्य गलत हो ऐसा हमने बहुत कम देखा है। गुरु अगर बहुत अच्छा होगा तो शिष्य उसके अपने आप अच्छे होंगे,
और गुरु को पहला अच्छे बनने की जरूरत है, क्योंकि पहले गुरु आया, शिष्य बाद में आया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे निश्चित रूप से। मेरे अंदर डेफिनेटली कमियां हो सकती हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, नेक्स्ट है, कलाम साहब कहते हैं, ड्रीम 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 ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म्स इन थॉट्स एंड थॉट्स इनटू द एक्शन। खूब ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए और ख्वाब देखिए। ये ख्वाब जो आप देखते हैं वो ही आपके विचार बनते हैं, और ये विचार से ही आपके एक्शंस होते हैं। जो आपके दिमाग में होगा वैसा ही आप काम करेंगे। तो अब ड्रीम्स कौन से? जो सोते हुए ड्रीम देखते हैं वो सोते हुए ड्रीम नहीं होते हैं। दिन में जागी हुई खुली आंखों से जो सपना देखते हैं वो ड्रीम होता है असली। और एक ड्रीम है जो आपको बेकार बनाता है, और एक ड्रीम है जो आपको वो बना देता है कि बेकार को भी बहुत अच्छा बना देता है। आपको मालूम है कि वर्ल्ड की जो मदर लैंग्वेज जिसको कहते हैं संस्कृति, उसके रचयिता कौन थे और वो क्या थे? जिस पेड़ पे खड़े थे, जिस डाली पे खड़े थे, उसी को काट रहे थे। इतनी मोटी बुद्धि वाला आदमी भी दुनिया का सबसे बड़ा प्रखंड विद्वान बन सकता है। इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी है, और हिंदुस्तान में इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं। और मैं आज के समय की अगर बात करूं तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ अवेलेबल, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, अपनी विचारधारा को थोड़ा सा फैलाएं। ये यूट्यूब और दुनिया भर के जो शॉर्ट्स हैं इनके चक्कर में पड़ के अपना समय और टाइम बर्बाद करें। आप केवल मार्केट हैं दूसरे के लिए, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आप आपसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। आपको सब कुछ दिखा के उन्हें विज्ञापन से पैसा कमाना है, आप केवल उनका मार्केट है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से पॉजिटिव चीजें ढूंढते हैं या निगेटिव ढूंढते हैं। आज की डेट में आप सर्च करना, आप में से शायद कुछ ऐसे कम लोग होंगे जो हीरोइन रेखा को न जानते हो। ऐसे कोई हैं जो रेखा को नहीं जानते? नहीं जानते हो तो आप वन लिखिए प्लीज। मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टेंस आपको जिक्र करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। रेखा है, जयाप्रदा है, और ये अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है प्रियंका बघेल नहीं जानती हैं। तो थोड़ा सा जानिए। आप एक बार रेखा लिखना यूट्यूब में, और या किसी में भी देखना, नूबी फरीन। आप लोगों की एज 16 17 18 साल होगी, शालिनी। तो आप लोग रेखा को निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन रेखा अपने आप लीजेंडरी हीरोइन रही है। आप हेमा मालिनी को जानते हैं, हेमा मालिनी, रेखा, जयप्रदा, जया भादुड़ी, ये सभी, स्मिता पाटिल, ये सभी एक टाइम के अपने हीरोइंस रहे हैं, बहुत बड़ी। उनमें से नंबर था इनका, क्या नाम है, रेखा का। रेखा के बारे में थोड़ा सा आप जानना तो आपको बड़ा वंडरफुल लगेगा कि रेखा ने 4 शादियां की, और जो चौथी शादी की वो कौन था, और वो उसकी लाइफ क्या थी, और किस स्थिति से वो गुजरा था। उसने रेखा से शादी क्यों की, उसके बाद उसने सुसाइड क्यों किया, आपको जानना चाहिए। कलाम साहब के बाद में अगर आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है तो वो भी एक हो सकता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि लाइफ में अगर आपको बहुत कुछ करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री या जूलॉजी, बॉटनी की किताबें पढ़ के आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक चिंगारी लग जाए, एक प्रेरणा आपको मिल जाए कि आपको ये करना है, तो आप सब कुछ पार कर जाएंगे। एक प्रेरणा वो चीज है जो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की ऑर्बिट से बाहर पहुंचा दे, जहाँ कोई भी असंभव जैसी चीज ही न रह जाए। तो पढ़ाई जरूरी है, उसके साथ में प्रेरणा उससे बहुत ज्यादा जरूरी है। भगवान ने चाहा, खुदा की कृपा रही, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों को इतने ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिलाएंगे कि आपको उनसे मिलकर लगेगा कि लाइफ में आपको उनके जैसा बनना है, और शायद ये जल्दी ग्राउंड पे हम उतार पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, अब्दुल कलाम का पेरेंट्स और टीचर्स के बारे में क्या कहना था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड a renowned scientist, was passionate about education and believed in crucial roles that parents and teachers play in shaping the lives of the individuals। ये चीजें ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ूंगा, नेक्स्ट बैच का भी टाइम होने जा रहा है।
उनका ये मानना था कि पेरेंट्स और टीचर्स ये ही दो हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना वो मंदबुद्धि होता है, ना तीक्ष्ण बुद्धि होता है, ना वो वैज्ञानिक होता है, ना वो नेता होता है, ना कोई गरीब होता है, ना अमीर होता है, बच्चा बच्चा होता है। उसको जो वैल्यूज मिलती हैं उनके आधार पे वो अपनी लाइफ बनाता है। और ये वैल्यूज सबसे पहले उसे मिलती हैं अपनी माँ से, पिता से, परिवार से, फिर टीचर से। तो ये अगर बेस्ट मिल जाए तो हर बच्चा कलाम बन सकता है। एक पिक्चर बनी है, शायद आपने देखी हो, कलाम साहब की लाइफ के ऊपर। मैं भी कलाम बनना चाहता हूँ, या मैं भी कलाम, ऐसा करके है कुछ उसका नाम। नेक्स्ट देखिए आप। क्या है जो पेरेंट्स प्लस टीचर एजुकेटेड चाइल्ड। ओके, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स। तो समझ लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी सुंदर कोट है। और ये मूर्ति एन की है। मूर्ति एन को कितने लोग जानते हैं? कोई जानता हो तो वन लिखिए प्लीज, अगर कोई जानता है मूर्ति एन को। नारायण मूर्ति जी, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए, इन्फोसिस के चेयरमैन रहे। और इनकी जो बेटी है वो प्रधानमंत्री सुनक जो है ब्रिटेन के, उनके साथ शादी हुई है इनकी बेटी की। और वो वर्ल्ड की रिचेस्ट वुमेन्स में से एक है। ठीक, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। तो उनकी ये कोट है, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। पेरेंट्स किसी भी बच्चे के लिए प्रथम शिक्षक होते हैं, और टीचर्स सेकंड पेरेंट होते हैं। बहुत सुंदर कोट है वास्तव में। टीचर सेकंड पेरेंट हो। और मैं एक चीज आपसे कहता हूँ कि लाइफ में अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल नहीं बन पाया, तो उसे अपनी जिंदगी पे अफसोस प्रकट करना चाहिए कि उसकी जिंदगी बेकार गई। वो सफल ना हो पाए, बहुत रुपया कमा के न दे पाए, बहुत फैसिलिटीज अपने बच्चों को न दे पाए, लेकिन मोरल और एथिकल वैल्यूज वो अपने करेक्टर से प्रेजेंट करे, केवल भाषण न दे, गलत तरीके से उन्हें भाषणबाजी ना करे। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बहुत छोटे से बच्चे बहुत समझते हैं कि पापा हमें डांट रहे हैं, मोबाइल न चलाओ, और खुद लगे हुए हैं, पूरे दिन रात लगे रहते हैं, इनसे हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो मोरल वैल्यूज आपको देनी है। और पेरेंट्स का मतलब, अब आप समझिए, एक तो अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहाँ ये कहते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स। और क्या कहते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। हमारे यहाँ ये लॉ और बायोलॉजी कहाँ से आई? या तो पिताजी हैं या माता जी हैं। सास ससुर हैं, उन्हें भी हम लोग माता जी पिताजी कहते हैं। सास ससुर चाहे एक अलग शब्द है। तो हमारे इंडियन कल्चर बहुत प्रोग्रेस है, बहुत एडवांस है, बहुत अच्छी है। हमें अपने यहाँ से वैल्यू लेना चाहिए, न कि वेस्टर्न कंट्रीज की हमें नकल करनी चाहिए। वेस्टर्न हम लोग ही नकल करते हैं और हम उनकी नकल करते हैं, और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो कलाम साहब का कहना है, पेरेंट्स एंड टीचर्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, इंस्पिरेशन एंड encouragement, inculcating curiosity, holistic education, teachers as mentors, encouraging innovations and lifelong learnings। ये 7-8 वैल्यूज हैं जो सभी में होनी चाहिए। देखिए, पहला है पेरेंट्स एंड टीचर्स। बहुत ज्यादा जोर दिया है कलाम साहब ने, क्योंकि बच्चा सबसे पहले जो सर कुछ स्क्रीन सीखता सो है नहीं अपने घर होगा। से ही सीखता है ना। उसको माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो बच्चा जो कुछ सीखता है वो अपने घर से ही सीखता है। इसलिए पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए बच्चे के लिए। और बहुत ज्यादा प्रभाव जो माता पिता का है वो बच्चे पर पड़ता है। आप समझिए, एक छोटी सी मैं बात बताऊं, वर्ल्ड में रिचेस्ट महिला कौन रही मालूम आपको? किसी को पता हो तो बताइए। एक नाम है, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करना। नाम है इंदिरा नूई, INDIRANUI। पेप्सी कंपनी की चेयरमैन थी, वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन। कैसे बनी, उसके पीछे का अगर आप रहस्य जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता था कि इंदिरा नूई जब बचपन में थी, साउथ इंडिया की थी, केरला की। तो वो अक्सर देखती थी कि उसकी माँ क्या कर रही है, उसे कुछ चाहिए तो माँ क्या कर रही है, माँ पूजा कर रही है।
माँ पूजा क्यों कर रही हैं? तो उसे बताया जाता है कि इसलिए कर रहे हैं कि उसकी बेटी बड़ी होके बहुत ही महान महिला बने और ऐसी महिला बने कि दुनिया में उसका नाम हो। अब ये उसके माइंड को स्ट्राइक हो रही चीज, उसकी माँ भगवान से इतना ज्यादा प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी बड़ी होके ऐसी बने। तो उसने भी सोचा कि हमें माँ की कम से कम इच्छाओं का आदर करना है और उन्हें पूरा करना है। उसने अपने आप को डेडिकेट किया और इस ह्यूमन वर्ल्ड में वो पोजीशन बनाई जिसे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसकी पेमेंट की अगर कल्पना करें तो एक टाइम था 2917 रुपए पर मिनट पेमेंट, इंटू 20, इंटू 24, इंटू मंथ, इंटू ईयर। कैलकुलेट कर लेना अगर आप में क्षमता हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पेरेंट्स एज टीचर्स सबसे ज्यादा कलाम साहब ने इस पे जोर दिया। नेक्स्ट, करेक्टर बिल्डिंग। Kalam stressed the importance of character building in education. He believed that parents and teachers should not only focus on academic achievements, but also play a significant role in development the character, values, and ethical framework of student. तो कलाम साहब ने टीचर्स प्लस पेरेंट्स को इस संबोधित करते हुए ये कहा है कि केवल हमें एकेडमिक अचीवमेंट्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग पे, उन्हें सामाजिक और जो मोरल वैल्यूज हैं उन पे, और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए स्टूडेंट्स का जिससे उसका मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज और ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो उसके अंदर पनप पाए, बढ़ पाए, जिन्हें लेके वो आगे बढ़े। इंस्पिरेशन एंड इंकरेजमेंट। बच्चों के लिए टीचर्स, पेरेंट्स और पूरे समाज का उत्तरदायित्व है कि उसको इंस्पिरेट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए हम प्रयास करें। इनकरेजमेंट हमारा दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि हम उस पर जबरदस्ती चीजें थोपें कि नहीं तुम्हें पास होना है और तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। दूसरा इनकरेजमेंट ये होता है उसके अंदर जो भी स्किल्स हैं उन्हीं को हम अप्रिशिएट करें। अगर वो एक अच्छी ड्राइंग बना रहा है तो उसे हम अप्रिशिएट करें, वाह क्या कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई। उसके अंदर हो सकता है इतना बड़ा आर्टिस्ट छुपा हो कि उसका नाम पिकासो के रूप में जाना जाए, है ना। नेक्स्ट, इनकलकेटिंग क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी ही देखिए सबसे बड़ी चीज है। क्यूरियस माइंड ही सबसे बड़ी देन है। और जो बंदा क्यूरियस होगा वो लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। और वो क्यूरियोसिटी चाहे बेवकूफ़ी उसकी जाहिर कर सकती है, जैसे आप जानते हैं अच्छी तरीके से थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ के बारे में कि उसने क्या किया, उसने चिड़िया को देखा, चिड़िया उड़ कैसे पाती है, हम क्यों नहीं उड़ पाते। तो उसने देखा चिड़िया आई, उसने कुछ कीड़े खाए और उड़ गई। तो उसे ये लगा कि कीड़े खाने से ही शायद उड़ पाती है। तो उसने इस पे भी एक्सपेरिमेंट किया, कीड़े खा के देखें और नौकर को खिला के देखें। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हॉलिस्टिक एजुकेशन। तो हॉलिस्टिक शब्द को बहुत बाहर आया है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। संपूर्ण विकास, संपूर्ण विकास जब हम बात करते हैं तो केवल फिजिकल डेवलपमेंट की नहीं करते, हम करते हैं तन, मन और शरीर तीनों की, फिजिकल, इमोशनल एंड एथिकल। ठीक है, तो ये संपूर्ण विकास होनी चाहिए हमारी लाइफ का। टीचर्स एज मेंटर्स। देखो टीचर्स को केवल किताब है, उनने पढ़ी, उसे हिंदी को इंग्लिश में करके पढ़ा दिया, इंग्लिश को हिंदी में करके पढ़ा दिया, उन्हीं सेंटेंसेस में से दो सेंटेंस चेंज किए, लिखे और आपको दे दिए।
टाइम के लिए नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग है। आप जब तक हैं तब तक आप, तो यहाँ ओके, तो यहाँ से एक मिनट मैं जरा बात करना चाहूंगा। यूनुस, यस यूनुस आर सर। यू देयर? यस सर। होस्टिंग राइट्स आपके पास में थे, ये रिकॉर्डेड सेशन था कि नहीं? सर होस्टिंग मैंने आपको ट्रांसफर कर दी थी तभी। तो मेरे को लगता है शायद ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया है सेशन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चलिए, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है, देखा जाएगा आगे फिर जैसा हुआ। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दिस वाज द स्लाइड यू वर सीइंग नाउ। That was the last slide, and we have covered the second unit, that first unit, and I think it was the last. And we will start the next unit tomorrow. And the time is also over 9:05. So this is time to say thank you all who have joined this session. If you want to ask any question or want to share something, then you are most welcome. स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रश्न आपका है तो आप पूछ लीजिएगा। और लास्ट में मैं आपको, अगर आप लोग चाहें तो 2 मिनट में कलाम साहब की लाइफ का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोग सुनना चाहेंगे? अनन्या, शिवानी, प्रेरणा, थैंक यू फॉर योर नाइस इमोजीज। काजल, रितु, पल्लवी, Yes, sir. भारती। सो यू एवरीवन आर eager टू लिसन ना? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, कलाम साहब जब राष्ट्रीय सलाहकार वैज्ञानिक के रूप में जब रिटायर हुए, तो उनकी इच्छा थी कि वो किसी कॉलेज में पढ़ाएं। तो बेंगलोर में एक कॉलेज में उन्होंने अप्लाई किया। समझ रहे हैं आप? कॉलेज में अप्लाई किया एक पढ़ाने के लिए एज ए प्रोफेसर। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पता है, एक वैज्ञानिक इतना बड़ा, और जो डीआरडीओ का हेड, और जो मतलब प्राइम मिनिस्टर का चीफ सलाहकार, उस बंदे का एक प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ। पता क्यों? मालूम है किसी को? कोई बताएगा? नहीं ना? तो ये चीज आपको जाननी चाहिए कि कलाम जैसे व्यक्ति का प्रोफेसर होने के लिए सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कारण ये था कि वो पीएचडी नहीं थे। पीएचडी जो आप यूनिवर्सिटी से करते हैं, पीएचडी नहीं थे। और ऐसा व्यक्ति जिसके सम्मान में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद उपाधि दी, जिसे ऑनरेरी डॉक्टरेट कहते हैं, और उनके सम्मान में पीएचडी दी, वो कई पीएचडी उनके पास में थी, लेकिन जो प्रॉपर रिसर्च करके यूनिवर्सिटी के चैनल के थ्रू जाते हैं, वो नहीं थी। तो भारतीय संविधान और भारतीय सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ये कहता है कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो एक आदमी महान वैज्ञानिक बन सकता है, महान व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बन सकता है, और उसके कुछ साल, 1 साल बाद ही वो राष्ट्रपति बन गए। तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। और आपको मालूम है, राज्यपाल जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे आपकी आगरा यूनिवर्सिटी है, उनके चांसलर गवर्नर होते हैं। और गवर्नर्स और पूरे हिंदुस्तान का, पूरे मतलब हमारे देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो वो बन सकता है, लेकिन एक प्रोफेसर नहीं बन सकता। ये दुर्भाग्य है हमारे इस सिस्टम का कि हम लोग एक इतने मतलब सम्मानित व्यक्ति को ऐसे बांध देते हैं। और हमारा ही देश एक अनोखा देश है जहाँ पे शिक्षा के लिए कोई मंत्रालय नहीं था अभी तक, जो अभी बना है।
मानव संसाधन मंत्रालय के पार्ट था एक एजुकेशन मिनिस्ट्री, और जहाँ पे शिक्षा को अच्छे लेवल पर नहीं देखा जाता। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षकों को इतना ज्यादा सम्मान दिया जाता है कि उन्हें कोर्ट में तलब नहीं किया जाता, और कोर्ट में अगर जाएं भी तो कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता। अगर कोई बड़ा क्राइम भी उन्होंने कर दिया तो वो जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक उनके खिलाफ इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होती हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा सम्मान शिक्षक को मिलता है, और हमारे देश में भी शिक्षक को कितना बड़ा सम्मान था। चाणक्य से बड़ा कोई शिक्षक नहीं हुआ, और चाणक्य ने कितना बड़ा धनानंद का साम्राज्य था जिसे समेट के रख दिया, और जिसने शपथ ली थी कि मैं साम्राज्य को समूल मिटा दूंगा, और उसने मिटा दिया। अलेक्जेंडर को जिसने हिंदुस्तान से वापस करने पे विवश कर दिया, वो भी एक शिक्षक था। शिक्षक प्रलय और निर्माण दोनों का निर्माता होता है। अगर वो जो ठान ले वो होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ शिक्षक बनेंगे सभी। शिक्षक में आप प्रोफेसर न बन पाए, प्राइमरी के टीचर न बन पाए, लेकिन अपने अंदर मोरल वैल्यूज ऐसी पैदा करेंगे जो समाज को एक रास्ता देगी, और आप एक आइडियल पर्सन होंगे। लाइफ में जरूरी नहीं कि आप 2 पैसे कमाने की स्थिति में आ पाए तभी आप सम्मानित हों। आप कुछ कर पाए, अपनी मोरल वैल्यूज की इंप्रेशन दूसरे लोगों में छोड़ पाए। दिस इज द ओनली ultimate human value that is expected from all of you. So I wish you all the best and thank you all for joining this session. I'm just going to wind up this session now because the next batch will be waiting for this one. So hope आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, और स्टूडेंट्स को भी आप जोड़िए, और साथ में जो यूट्यूब चैनल पे सेशंस होते हैं उन्हें कम से कम एक बार जरूर देखिए जिससे वो रिपीट हो जाए। सो थैंक यू ऑल। मोहिनी, रितु, काजल, ऋतिक, अनमोल, अंशिक, भारती, शिवानी, मोनू, राखी, राजी, निर्मल, Fazali, and all the candidates who are here. Goodbye to you all. Good night. एक्सक्यूज Take मी care. सर। See you tomorrow. Yes, please. सर हमारी क्लास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है ना? देखिए, मैं एक अस्त व्यस्त टीचर हूँ। मैं व्यवस्थित टीचर नहीं हूँ। जैसे बंजारे होते हैं ना जिनका घर द्वार कुछ नहीं होता है, मैं वैसा हूँ। आपको कष्ट होगा सब लोगों को कि मैं व्यवस्थित नहीं हूँ, और मेरी अव्यवस्था की वजह से आप लोगों को परेशानी होती है। मैं टाइम डिफाइन कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको घंटे भर पहले ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि क्या होगा। लेकिन कोशिश मेरी ये है, हफ्ते में 3 दिन को करिकुलर क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की, 3 दिन सेकेंड सेमेस्टर की, और सर्टिफिकेट इन योगा डेली रहेगी। अगर कोई चेंज होगा तो ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा। ओके, ओके सर। सो होप यू विल कोऑपरेट मी, एंड थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? ओके देन, गुड बाय। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ फ्रॉम दिस सेशन, और मैं यहाँ पे इसको मीटिंग को लीव करूंगा। ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, उसके बाद से आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने भी इस सेशन को लेना है, क्योंकि शायद हो सकता है रिकॉर्डिंग एक साथ ही चल रही होगी तो दिक्कत होगी। थैंक यू ऑल वंस अगेन एंड गुड बाय।